Good morning, dear students. Now, in the previous video, we have completed our chapter number 4. Okay, so moving forward, we'll start with our next chapter, that is Unit 5, Exploring Values, on the page number 41. Now, what do you mean by values? अब सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है। वैल्यूज़ मतलब जो चीज़ हम सीखते हैं, ठीक है, जो कोई स्टोरी होती है जिससे हमें एक मॉरल वैल्यू मिलता है, ठीक है, कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है। अभी इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे कि कुछ वैल्यूज़ पढ़ोगे। इस चैप्टर में वैल्यूज़ है मतलब कि कुछ चीज़ों के बारे में आप जानकारी आपको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसमें से आपने क्या सीखा वो आपको पता चलेगा, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी नंबर 1, दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है जो कि पहले क्या दिया है, पजल टाइम, क्या दिया हुआ है, पजल दिया हुआ है अभी आपको। तो यहाँ पे आपको 4 बॉक्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। और इसके बाद क्या बोला है, कैन यू पुट द नंबर्स 1 to 8 इन ईच ऑफ स्क्वायर्स so that each side adds up to the middle number। यानी कि आपको यहाँ पे 4 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, यानी 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, ओके, जिसमें आपको क्या होता है, 4 बॉक्सेस दिए हैं। पहले में क्या करना है, इसमें आपको 1 से लेके 8 तक पुट करना है। कहाँ पे, स्क्वायर्स में, जो खाली स्पेस दी हुई है ना उसमें आपको पुट करना है 1 से लेके 8 तक, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक स्क्वायर ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल इसमें कितना हो सकता है, 3/3, यानी कि 3 × 3 डेट इज 9। तो टोटल कितने स्क्वायर्स है, 9। बट उसमें आपको एक स्क्वायर के बीच में जो मिडल नंबर है 12, उसको आपको ऐड करना है, यानी कि 1 से लेके 8 तक आपको इस बाकी के जो स्क्वायर्स है उसमें आपको लिखना है, 8 स्क्वायर्स में फिलअप करना है 8 नंबर्स, ताकि जिसका क्या सम क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ये पहला वाला मैं बता देती हूँ कैसे करना है सॉल्व। जैसे देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है हाउ टू सॉल्व पजल, ठीक है। तो उसके सामने आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक पजल बनाया हुआ है सेम उसके तरह, और 1 से लेके 8 तक यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे मैंने रखे हैं, ठीक है। अब 1 से लेके 8 तक जो नंबर है मुझे यहाँ पे बॉक्सेस को फिलअप करना है। अब जो रोज है और जो कॉलम्स है हमें ऐसे फिलअप करना है जो कि किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये बाकी जो है 8 स्क्वायर्स में हमें फिलअप करना है, ठीक है। चाहे रोज, जिसका रोज जो अगर हम प्लस करेंगे उसका आंसर 12 आना चाहिए, और चाहे वो जो रोज का जो है, यानी कि चाहे वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली, हमें प्लस करके क्या आंसर आना चाहिए, 12 ही आंसर आना चाहिए, ठीक है, जो नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। अब अगर सपोज मैंने सबसे पहले लिया, जैसे मैंने लिया सबसे पहले 1 लिया, पहला नंबर क्या है 1, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, इस बॉक्स में क्या रखा, 1 रखा, ठीक है। अब 1 है तो 1 के साथ में क्या करूँगी, सपोज मैंने यहाँ पे लिया, ये 8 है ना, तो 8 को मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने 8 नंबर रखा, ठीक है। तो 1 + 8 कितना होगा, 1 + 8 होता है 9, ठीक है। अब 9 है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अब क्या ऐड करें, ताकि 9 से क्या ऐड करें जिसका आंसर 12 आएगा, तो क्या होगा, अगर हम 9 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12। क्या करेंगे, अगर हम 9 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। कैसे, जैसे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, 1 + 8 किया, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर कितना आया, 9। और अगर हमने 9 है तो अब हम क्या प्लस करेंगे ताकि हमारा आंसर 12 आ सके, तो 9 अगर हमने उसको प्लस किया 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 + 3 डेट इज
12 होगा। क्या होगा? 12। समझ में आए? इसलिए 1 + 8 9, 9 + 3 हुआ 12। इतना समझ में आया? अब हमें कौन सा नंबर्स मिले हैं? ये मिला। अभी हम कहाँ पे गए? हॉरिजॉन्टल गए। अब हम क्या करेंगे? वर्टिकल करेंगे। अब इसके बाद सपोज मैंने लिया 5 नंबर लिए, ये 5 है ना। अब सपोज मैंने 5 लिया, यहाँ पे क्या रखा? 5 रखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा 5। ओके, अब मुझे क्या करना है? अब तो मैं क्या देखना है? दूसरे नंबर पे क्या होगा? 1 + 5। हाउ मच? 1 + 5 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर ऐड किया तो 6 होगा। पर हम क्या ऐड करें ताकि आंसर हमारा 12 आ सके? अगर हम क्या करेंगे? 6 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? अगर हम 6 तो है ही आंसर, अगर हम 6 + 6 करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। समझ में आया? तो इसीलिए 1 + 5 दैट इज 6 और 6 + 6 दैट इज आंसर विल बी 12। ओके, अब हम करेंगे। अब जैसे हमें क्या मिल गया है? ये मिल गया। अभी हमने ये किया, वर्टिकली किया। अब हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? 6 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। नंबर क्या है? 6। तो 6 के साथ हम क्या करेंगे? सपोज मैंने लिया ये 4 लिया। ठीक है, तो अभी सपोज मैंने ये 4 लिया। ठीक है, तो 4 क्या हो गया? अब जैसे तीसरे पे हम क्या करेंगे? 6 + 4 डेट इज हाउ मच? 6 + 4 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, अब हम क्या ऐड करें? 10 के साथ क्या ऐड करें ताकि हमारा आंसर क्या आ सके? 12 आ सके। तो हम क्या करेंगे? 10 प्लस यहाँ पे रख देंगे 2 रख देंगे। क्या रख देंगे? 2। तो क्या होगा? तो क्या अगर हम 10 + 2 करेंगे तो क्या इसका आंसर 12 आएगा? तो चलिए देखते हैं। तो 10 + 2 करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 12। क्या आएगा आंसर? 12। तो मतलब ही हमारा सही है। तो अब हम कहाँ से गए? वर्ड हमने हॉरिजॉन्टल किया। 6 + 4 दैट इज 10 और 10 + 2 दैट इज 12। समझ में आया? इधर अब क्या बचा? अब हम क्या करेंगे? अब 4th करेंगे। दैट इज अब हम क्या करेंगे? इसमें वर्टिकली जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है? 3 भी है और 2 भी है। तो अगर हम 3 + 2 करते हैं तो कितना आंसर आता है? 3 + 2 करेंगे तो 5 आता है कि नहीं? तो अभी हम 5 करेंगे तो अगर 5 के साथ हम क्या ऐड करें ताकि हमारा आंसर आ सके 12? तो बचा क्या है? 7। तो 7 को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, 7 को हम यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? अगर हम 5 + 7 करते हैं तो क्या हमारा आंसर 12 आता है? तो हाँ, आंसर हमारा 12 आता है। समझ में आया? तो अभी आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे 1 + 8 + 3 दैट इज 12। यानी कि अगर हम 1 + 3 देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इस ऐसे गए हॉरिजॉन्टल गए तो क्या होगा? 1 + 8 + 3 तो क्या हो जाएगा? 12 आएगा। और अगर हम वर्टिकली गए जैसे अगर हमने 1 + 5 + 6 किया तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 12। ठीक है, और फिर इसके बाद हम गए, ये हम वर्टिकल गए थे, फिर हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 6 तो है ही। तो 6 + 4 + 2 दैट इज 12। अब हमारे पास क्या है? अभी हम जाएंगे वर्टिकली। अब हमारे पास ऊपर 3 था, नीचे 2 था, तो 3 + 2 बचेगा अब क्या? 7। तो इसमें क्या आएगा आंसर? 12। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें अपना पजल को सॉल्व करना है। समझ में आया? तो ये है आपका करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये है आपका करेक्ट आंसर। जैसे आपने 12 का किया है, अब वैसे ही हम किसका करेंगे? आपका होमवर्क रहेगा 13, 14 और 15 का। ठीक है, तो वैसे ही आपको 13 का भी करना है, 14 का भी करना है और 15 का भी करना है। ठीक है, तो ये तीनों आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क। ओके, सो नेक्स्ट पेज नंबर पे चलते हैं, डेट इज पेज नंबर 42। Okay, now in page number 42 it is given activity 2.
स्टडी। अब जैसे अब आई होप जैसे अभी मैंने पजल समझाया है आपको, तो आपको पजल समझ में आ गया हो, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है, अभी इस चैप्टर में दिया हुआ है अबाउट द स्टोरी दैट इज बिटवीन द कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे स्वामीनंदन एंड स्वामीनंदन्स फादर, ठीक है। यहाँ पे इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जो स्वामीनंदन जो होता है उस पर ज़्यादा उसका किसका बिलीव होता है, मतलब वो ज़्यादातर प्रैक्टिकली पे ज़्यादा विश्वास रखता है दैन यानी कि दैन थियरिटिकली, ठीक है। प्रैक्टिकल उसको ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगता है दैन थियरिटिकली, ओके। अब उसके जो फादर होते हैं स्वामीनंदन के फादर, वो क्या करते हैं उसको, ये जो स्वामीनंदन होता है वो अपने फादर के साथ यानी कि एक फादर के रूम में ही बैठा हुआ होता है। उसके जो फादर होते हैं स्वामीनंदन के, वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। Swaminathan sat in father's room in a chair with a slate in his hand and pencil ready. इसका मतलब क्या है कि जो स्वामीनंदन है वो अपने फादर के रूम में बैठा हुआ था। फादर के रूम में कहाँ पे, चेयर में, कुर्सी पे, जैसे आप देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक रूम है, फादर का ये रूम है पूरा, ठीक है। और यहाँ ये जो है इसके फादर है और वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं। और ये जो है आप देख रहे हो चेयर के ऊपर कौन बैठा है, स्वामीनंदन बैठा है, और उसके हाथ में क्या है, स्लेट है, ठीक है। और पेंसिल उसके हाथ में बिल्कुल रेडी है। ओके, देन विद अ स्लेट इन हिज हैंड एंड पेंसिल रेडी, यानी कि उसके हाथ में स्लेट और पेंसिल बिल्कुल रेडी होते हैं। नेक्स्ट, फादर हेल्ड द अरिथमेटिक बुक ओपन एंड डेडिकेटेड, यानी कि अब फादर के हाथ में, यानी कि फादर के हाथ में एक तो न्यूज़पेपर तो वो रीड कर ही रहे होते हैं, बट क्या होता है कि उनको जो है फादर के पास एक अरिथमेटिक बुक लेकर आते हैं। अरिथमेटिक मतलब कि विच होल्ड्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, जो कि क्या पकड़ता है, मतलब जिसमें क्या होता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सम्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, डेट इज़ द अरिथमेटिक बुक, ओके। उसको ओपन किया फादर ने और डेडिकेटेड मतलब उसको एक टास्क दिया, ओके। किसको दिया, स्वामीनंदन को। बोला, रामा हैज़ 10 मैंगोज विद विच ही वॉन्ट्स टू अर्न 15 annas and Krishna wants only 4 mangoes. How much money will Krishna have to pay? अब यहाँ पे क्या होता है, स्वामीनंदन के फादर ने क्या पूछा स्वामीनंदन से कि मुझे बताओ कि अगर रामा के पास 10 मैंगोस है जिसके लिए उसको बेचना है, अर्न करना है, मतलब उसको बेचना है, बेचने कितने में, 15 एनास में बेचने हैं, और कृष्णा को कितना चाहिए, 4 मैंगोस चाहिए, तो उस चीज़ के लिए कृष्णा को कितना पे करना पड़ेगा मैंगोस के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, स्वामीनंदन गेज्ड एंड गेज्ड एट दिस सम एंड एवरी टाइम ही रीड इट अ न्यू थॉट केम टू हिज माइंड, हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैंगोस। अब जैसे तुम्हारे पे है, अगर कोई भी तुम्हारे मैथ्स का सम आता है, ठीक है, तो तुम क्या, आपको कोई प्रॉब्लम सम आता है, स्पेशली प्रॉब्लम सम, तो तुम क्या कोई कंफ्यूज हो जाता है, ये सो नो, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होती है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, सोचते रहते हो। अब वैसे ही सेम होता है स्वामीनंदन के साथ। स्वामीनंदन जो होता है उस सम के तरफ बिल्कुल देख रहा होता है, गेस मतलब बिल्कुल उस सम के ऊपर ताकता रहता है, देखता रहता है, ठीक है। और जब भी वो रीड करता है इस सम को, तो उसके माइंड में क्या थॉट आता है, वो सोचता है, मतलब जैसे मैंगोज़ के बारे में बात की है, तो मैंगो, अब जैसे कोई भी मतलब हो, जैसे आप हो, तो मैंगोज़ कैसा होता है, मैंगोज़ जो होता है एक येलो कलर का फ्रूट होता है जो काफ़ी स्वीट होता है और टेस्टी होता है और काफ़ी डिलीशियस भी होता है, ये सो नो। तो वही सेम थॉट, जैसे वो स्वामीनंदन इस सम को रीड कर रहा था, उसके मुंह में पानी आ रहा था, अरे मैंगोज़ से, ओहो हो, टेस्टी मैंगोज़, ये सो नो। अभी सपोज यहाँ पे चॉकलेट्स होता, तो आपके भी, यानी कि आपके दिमाग में भी यही होता विचार कि ये तो चॉकलेट से तो कैसे मुंह में आपके पानी आ जाता है, वैसे ही इसके स्वामीनंदन के मुंह में भी पानी आ जाता है,
जैसे वो मैंगोज के बारे में सोचता है। हैव यू डन द सम? फादर आस्क्ड, लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग। यानी कि फादर जो है स्वामीनंदन से पूछता है कि क्या तुमने सम सॉल्व कर दिया, हो गया सम? कहाँ पे? यानी कि उनके हाथ में न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में रीड करते हुए उनसे मतलब रीड कर रहे होते हैं और वो वहीं पे न्यूज़पेपर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम्हारा सम सॉल्व हो गया? बाद में Father, will you tell me if the mangoes were ripe? Father watched him for a while and smoothing a smile remarked, do the sum first. I will tell you whether the fruits were ripe or not afterwards. यानी कि अब स्वामीनंदन जो है वो अपने फादर से पूछता है कि फादर क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो मैंगोस है वो राइप मतलब पका हुआ है या नहीं पका हुआ है? तो फादर जो होते हैं पहले उसको देखते रहते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो जो है अपनी स्माइल को दबाते हुए, यानी कि स्मूथरी मतलब अपनी स्माइल को दबाते हुए, मतलब वो ट्राई कर रहे थे स्माइल करने के लिए, और फिर बोलते हैं कि पहले अपना सम सॉल्व करो, ठीक है? और इसका मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि जो फ्रूट है वो पका हुआ है या नहीं, ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट पेज नंबर निकालते हैं, डेट इज पेज नंबर 43। स्वामीनंदन फेल्ट अटरली हेल्पलेस। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्वामीनंदन होता है बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाते हैं, यानी कम्प्लीटली हेल्पलेस हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, ठीक है? अब जैसे कोई भी तुम प्रॉब्लम सम देखते हो मैथ्स का तो तुम भी थोड़ा सा हेल्पलेस हो जाते हो कि नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता कि इसमें क्या करे या क्या नहीं। तो वैसे ही स्वामीनंदन के साथ भी ऐसे ही होता है। If only father could tell him whether Rama was trying to sell ripe fruits or unripe ones. अब वो कह रहा है कि अगर वो सोच रहा होता है कि फादर जो है, अगर मुझे फादर ही बता सकते हैं अच्छे से कि क्या ये रामा जो है वो क्या बेचना क्या चाह रहा था। फ्रूट जो है वो तो मैंगोस बेचना चाहता था, पर कैसा फ्रूट, मतलब कि मैंगो जो है वो पका हुआ मैंगो या मतलब कि जो पका हुआ नहीं, कच्चा मैंगो, कौन कैसा मैंगो बेचना चाह रहा था, वो तो फादर ही उसको बता सकते थे। ऑफ वॉट यूज वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर ये बात इसको नहीं पता चलेगी और बाद में पता चलेगी तो इसका कोई मतलब नहीं बचता। He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. उसे स्वामीनंदन को लगता है, बिल्कुल स्ट्रांगली उसको ऐसा फील होता है कि इसका आंसर तो इस आंसर का जो क्वेश्चन है उसका सिर्फ और सिर्फ फादर से ही रिलेटेड है। मतलब अगर फादर बोलेंगे कि जो मैंगोस थे वो पके हुए थे या कच्चे बेच रहा है वो, और उसी का अगर वो बता देंगे तो उसका वो पूरा आंसर उसको पूरे प्रॉब्लम का मिल जाएगा। It would be unfair to expect 15 annas for ton unripe mangoes. वो कहता है, मतलब सोचता है कि ये तो गलत है। अनफेयर मतलब जो फेयर नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है, मतलब राइट ठीक नहीं है कि हम 15 एनास जो है वो 10 जो कच्चे मैंगो है उसको दे बेचे उसको। तो ये तो गलत है ना कि अगर हम 10 मैंगोज के हम 15 एनास दे रहे हैं, वो भी कच्चे मैंगो के। Father, I cannot do the sum, स्वामीनंदन said, pushing away the slate. अब वो कह रहा है फादर मैं से ये सम नहीं हो सकता है, तो उसने अपना स्लेट जो है बिल्कुल अपने साइड पे रख दिया। What is the matter with you? You can't solve a simple problem in simple proportions. अब यहाँ पे फादर जो होते हैं थोड़े से मतलब कहते हैं कि क्या बात हुई है, बात क्या हुई है, और तुम एक छोटा सा एक सिंपल सा प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, वो भी सिंपल प्रोपोर्शन। सिंपल प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। एक सिंपल रेशियो में तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। स्वामीनंदन बोलता है वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग एट स्कूल। वो कहता है कि हमें तो ये सब कुछ स्कूल में पढ़ाया ही नहीं है। गेट द स्लेट हियर, आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ। स्वामीनंदन वेटेड फॉर अ मिरेकल टू हैपन। यानी कि अब क्या होता है कि वो जो फादर जो है वो स्लेट, वो बोलते हैं कि स्लेट इधर दो, एंड जो स्वामीनंदन कहता है कि मुझे स्लेट दो और मैं किसी भी हालत में इस आंसर को पता लगा कर ही रहूँगा। तो स्वामीनंदन जो होता है वो मतलब वेट करता है
कुछ मिरेकल। उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे स्लेट दो और इस चीज़ का आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ। इसीलिए जो स्वामीनाथन जो होता है मिरेकल, मिरेकल मतलब कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होना, ठीक है, एकदम से होना, जादू एकदम से होना, ठीक है। एंड फादर स्टडीड द सम, फादर जो होते हैं सम को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं फॉर अ सेकेंड एंड आस्क, पूछते हैं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज। क्या पूछा फादर ने कि मुझे बताओ कि 10 मैंगोज का प्राइस कितना है। 15 एनस ऑफ कोर्स, स्वामीनाथन थॉट। अब स्वामीनाथन सोच के फिर कहता है कि हाँ 15 एनस है 10 मैंगो का प्राइस। बट हाउ कुड इट बी द प्राइस, अब वो कहता है कि ये प्राइस कैसे हो सकता है 10 मैंगो का। वॉज इट द राइट प्राइस, वो कहता है क्या ये सही प्राइस है। एंड देन ही वॉज नॉट श्योर वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट, और ये उसको ये भी श्योरिटी नहीं है कि जो मैंगोस है वो पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है। इफ़ दे वर राइप 15 एनस शुडंट बी an unfair price if only he could get more light on this point, यानी कि वो कहता है कि अगर बाई चांस जो मैंगोस है वो पका हुआ है तो 15 एनस जो है इसका सही प्राइस नहीं है, और वो ज़्यादा इस पॉइंट को हाईलाइटेड करके कहता है। हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज, अब रामा जो कहता है कि कितना रामा को कितना चाहिए मैंगोस का, रामा को कितना चाहिए, तो रामा जो मैंगोस के लिए उसको कितना प्राइस चाहिए बेचने के लिए, तो वो स्वामीनाथन रिप्लाई करके बोलता है 15 एनस। तो उसके फादर कहते हैं वेरी गुड, देन हाउ मैनी मैंगो डज कृष्णा वांट, तो उसके फादर पूछते हैं तो फिर कितने मैंगोस कृष्णा को चाहिए, तो स्वामीनाथन बोलता है 4। फिर फादर पूछते हैं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 4 मैंगोज, तो फादर पूछते हैं कि तो फिर 4 मैंगोज का प्राइस कितना होगा। तो फादर सीम टू बी डिलाइटेड इन टॉर्चरिंग हिम, यानी कि फादर जो होते हैं उसको बिल्कुल डिलाइटली, मतलब कि उसको काफ़ी सताने में उनको मज़ा आ रहा होता है, टॉर्चर करने में, ठीक है, सताते हैं उसके फादर, ठीक है। हाउ कुड ही नो, तो ऐसे कैसे हो सकता है, इसको कैसे पता। हाउ कुड ही नो वॉट डैट फूल कृष्णा वुड पे, तो स्वामीनाथन कहते हैं कि उसको कैसे पता होगा कि कृष्णा को कितना पे करना है। ओके, सो टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 44। अब क्या होता है कि जो स्वामीनाथन जो होता है वो दूसरे डायरेक्शन में सोचता है कि कृष्णा को पे नहीं करना चाहिए, मतलब वो वुड नॉट पे फॉर 4 मैंगोज, ठीक है, यानी कि वो कृष्णा को जो है वो 4 मैंगोज के लिए पे नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बाई चांस वो ऐसा सोचते हैं कि क्या पता उसके लिए भी वो श्योरिटी नहीं है कि जो मैंगोस है वो पके हुए हैं या नहीं, यानी कि राइप है या अनराइप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे उसके जो फादर होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं। अब जैसे बाई चांस अगर आप अपने पेरेंट्स से कभी पढ़ते हो, मैथ्स का कोई सम नहीं आता है और फिर आप बोलते हो कि चलो पापा मुझे सिखाओ, तो क्या होता है कि कभी कभी आपको वो सम नहीं आता है, तो कैसे पापा को भी, तो आपके फादर को भी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, समझाते समझाते फिर भी नहीं समझ में आता तो और गुस्सा होता है कभी कभी। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे हो रही है स्वामीनाथन और स्वामीनाथन फादर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इन पेज 44, लुक हियर बॉय, वो कहते हैं कि अभी इधर देखो। नेक्स्ट है लुक हियर बॉय, यानी कि यहाँ पे देखो, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रेश यू, व्हाट हैव यू इन योर हेड। यहाँ पे अभी जो फादर जो होते हैं स्वामीनाथन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरा आधा दिमाग जो है वो मतलब ख़राब कर दिया है, और नहीं तो अगर तुमने ये अच्छे से सॉल्व नहीं किया सम को तो मैं तुम्हें थ्रेश करूँगा, थ्रेश यानी मैं तुम्हें बीट करूँगा, यानी मारूँगा मैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 एनस, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1। अभी फादर ने बोला कि अगर 10 मैंगोज का कॉस्ट 15 है एनस तो फिर एक मैंगो का प्राइस कितना होगा। कम ऑन इफ़ यू डोंट से इट, वो बोला कि मुझे बताओ, अगर तुमने नहीं बताया तो फिर अच्छे से तुम्हें मैं क्या करूँगा। देखो, हिज हैंड्स टुक स्वामीनाथन्स ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट, यानी कि फादर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपने एक मतलब हाथ जो है वो स्वामीनाथन के कानों में रखा और उसको मरोड़ दिया, यानी ट्विस्ट किया।
Swaminathan could not open his mouth because he could not decide whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplication or division. यानी कि जो स्वामीनाथन था वो अपना मुंह खोल ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस मेथड का यूज़ करे, या फिर एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, मल्टीप्लिकेशन करे, डिवीजन करे, क्या करे ताकि वो अप्लाई कर सके उस प्रॉब्लम में और उसको क्या सही आंसर मिल सके। The longer he hesitated, the more violent the twist was becoming. यानी कि इसका मतलब क्या है कि जितना वो देर लगाएगा उतना ज़्यादा हेसिटेट यानी कि हेजिटेशन होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फील अनसर्टन टू स्पीक, यानी वो जितना ज़्यादा वो मतलब कि उसको हेजिटेशन होगा, यानी कि वो ज़्यादा अनसर्टन यानी वो बोल नहीं पाएगा, उतना ज़्यादा हिंसक बढ़ता जाएगा। ठीक है। In the end, when father was waiting with a scowl for an answer, he received only a squeal from his son. इसका मतलब क्या है कि अंत में जब पिता एक जवाब के लिए एक स्काउल मतलब एंग्री सा फेस बनाना के साथ इंतज़ार कर रहे थे, तो इसे अपने बेटे से ही केवल चीख प्राप्त हुई। यानी कि इनको जो है फादर को अपने बेटे से क्या प्राप्त हुई? चीख। स्क्विल मतलब उदास। ठीक है, चीख प्राप्त हुई। नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच अ सिंगल मैन कॉस्ट एट 15 annas फॉर 10। अब इसमें क्या होता है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा मतलब वो जब जो स्वामीनाथन है बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसको इस प्रॉब्लम सम का मतलब उसको पता ही नहीं चलता, मेथड ही पता नहीं चलता, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और उस ऊपर से उसके फादर और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे इसका सही आंसर ना बता दो कि एक सिंगल आदमी जो है वो 15 annas के लिए 10 जो है कितना पे करेगा। What was the matter with father? स्वामीनाथन सोचता है कि क्या फादर को क्या किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है। स्वामीनाथन केप्ट ब्लिंकिंग मतलब कि वो हम आइज़ को ओपन एंड शट करते हैं ना, ऐसे ब्लिंक करते हैं हमारी आँखें जो ब्लिंक होती है। ठीक है, उसको क्या ब्लिंक का मतलब होता है इसका मतलब होता है कि टू आइज़ डेट ओपन शट एंड ओपन आइज क्विकली, यानी बहुत जल्दी हमारी आइज जो होती है शट और ओपन होती है, उसको कहते हैं ब्लिंकिंग। वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस? एनीवे इफ फादर वांटेड टू नो सो बैडली, इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग हिम लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड इट आउट। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अब जो स्वामीनाथन होता है बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसलिए स्वामीनाथन क्या सोचता है कि अगर उसके फादर को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी यानी कि काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है, जब बहुत जल्दी हो रही है आंसर पता करने के लिए, तो वो कह रहा है स्वामीनाथन कि क्यों ना कि वो जो है स्वामीनाथन वो मार्केट में चले जाए, यानी बाज़ार चला जाए और वहाँ से वो करेक्ट आंसर जो है राइट आंसर ढूंढ के लेकर आए। अब क्या होता है, फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग 1 man cost 15 over 10 annas सिंप्लीफाई इट। यानी बाद में क्या होता है कि उसके फादर जो है सरेंडर कर लेते हैं, यानी कि वो अपनी गलती का एहसास करते हैं, हार जाते हैं और गिव स्वामीनाथन द फार्मूला। उसके बाद क्या कहते हैं कि स्वामीनाथन को एक फार्मूला बताते हैं, कौन सा कि 1 mango cost 15 over 10 annas, उसको सिंप्लीफाई करो। यानी कि अगर 1 mango का कॉस्ट 15 over 10 annas है तो उसके बाद क्या कहते हैं, तो स्वामीनाथन जो है उसके फादर उसको स्वामीनाथन को कहते हैं कि इसको अभी सिंप्लीफाई करो। अब क्या होता है, here he was being led to the most difficult part of arithmetic fractions। यानी कि इसके बाद स्वामीनाथन जो होता है बिल्कुल भी उसको नहीं पता होता है कि अरिथमेटिक फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाए। Give me the slate father, I will find out। He worked and found out at the end of the 15 minutes। यानी अब जो स्वामीनाथन होता है वो बोलता है कि फादर मुझे स्लेट दो और मैं इसे ढूंढूंगा, आंसर ढूंढूंगा
और अब क्या होता है, स्वामीनाथन जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सम में काम करता है, वर्क करता है, और उसके बाद 15 मिनट के बाद उसको क्या मिलता है, द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज़ 3/2 एनास, यानी कि इसमें इसका मतलब होता है कि आम की जो कीमत होती है वो 3 से अधिक है, ये होता है इसका मतलब। ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्रैक्टेड एनी मोमेंट, यानी कि वह किसी भी पल में विरोध होने की उम्मीद में रहता है। विरोध यानी कि वो उसका आंसर जो है, जो उसने काफ़ी जो सॉल्व किया होता है, उसको लगता है कि शायद वो आंसर सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, इसलिए वो डर डर के आंसर दे रहा था कि एक मैंगो का प्राइस जो है वो 3/2 है, यानी कि 3 से अधिक है, ठीक है। बट फादर सेड वेरी गुड, सिंप्लीफाई इट फर्दर। फादर क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, अब इसको आगे और सॉल्व करो। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर डैट, स्वामीनंदन अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स agony, Krishna must pay 6 annas and burst into tears, यानी कि लास्ट में क्या होता है कि अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है कि आधे घंटे की पीड़ा के बाद स्वामीनंदन ने घोषणा की कि ये आसान कार्य था, यानी कि ये इट वॉज प्लेन सेलिंग का मतलब होता है काफ़ी आसान तरीका था। और उसी के बाद क्या हुआ, करीब आधे घंटे की एगोनी यानी कि पीड़ा के बाद, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन के बाद स्वामीनंदन का आंसर आ जाता है। वो घोषणा करता है, अनाउंस मतलब घोषणा करता है, कब, आधे घंटे के बाद, ठीक है। क्या घोषणा करता है, क्या अनाउंस करता है कि कृष्णा जो है 4 मैंगोज़ का कितना पे करेगा, 6 एनास। अब आप सोचो कि एनास क्या होता है, एनास का मतलब होता है कि जो इंडियन करेंसी होती है वो एन ओल्ड यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी, ठीक है, उसका मतलब होता है एनास। और एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी कि लास्ट में क्या होता है, स्वामीनंदन जो बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा ही स्टार्टेड क्राइंग सडनली, फिर लास्ट में क्या होता है, स्वामीनंदन जोर जोर से मतलब रोना स्टार्ट कर देता है अचानक से, ठीक है, जब इसका आंसर आ जाता है। यानी कि ऐसी सिचुएशन के बाद आता है, काफ़ी पेनफुल के बाद, क्योंकि उसके फादर जो होते हैं उसको डांटते हैं, मतलब बहुत वो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हैरेस यानी इसको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और उसके बाद काफ़ी पेनफुल सिचुएशन यानी कि के बाद आधे घंटे के बाद ही उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद वो बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी कि सडनली वो रोना स्टार्ट कर देता है, अचानक से फिर वो रोना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एंड में ही उसका आंसर आ जाता है। अभी आप सोच रहे हो कि एंड में उसका 6 एनएस आंसर कैसे आया, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। आप जो अरिथमेटिक जो फ्रैक्शंस यानी कि इसको हम रेशियो में भी फाइंड कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे दूसरे तरीके से फाइंड करवा रही हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है मैंगोस, ठीक है, और इसका मैंने यहाँ पे रेट लिखा है, ओके, मैंगो है और यहाँ पे रेट लिखा है। सबसे पहले आएगा रामा, तो रामा के पास कितने मैंगोस थे, 10 मैंगोस थे, तो मैं यहाँ पे 10 लिख रही हूँ। और उसका रेट में कितने में बेचना चाहता था, 15 एनास में बेचना चाहता था, ठीक है। इसके बाद कृष्णा, अब जो कृष्णा है उसको कितने मैंगोस चाहिए थे, 4 मैंगोस चाहिए थे, बट उसका रेट उसको नहीं पता था, रेट पता था उसका नहीं, तो उसको कितना पे करना था कृष्णा को, 4 मैंगोस के। तो अब आपने देखा होगा कि अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, जैसे इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, 15 × 4 यानी कि 15 जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ठीक है। तो जिसका आंसर क्या होगा, 15 4 सा 5 4 सा यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 2 कैरी ओवर, और 4 1 सा 4 प्लस 2 करेंगे तो 5 6, तो 60 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 10, ओके। अब जैसे आपको पता है कि जब भी ऊपर दोनों ऊपर 60 और नीचे 10 है, 60/10 है, तो अभी 6 के साथ क्या है, 0 जो हो, अगर ऊपर 0 होगा तो नीचे 0 कट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बचा क्या, 6। तो इसीलिए जो कृष्णा जो है, देयरफॉर कृष्णा विल पे 6 annas for 4 mangoes। ओके, सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि कृष्णा जो है कितना पे करेगा, 6 annas फॉर 4 मैंगोज। समझ में आया आपको, पता चला कि कैसे आया, 6 पता चला आपको। तो ये था इसका तरीका फाइंड करने का आंसर। तो इस तरीके से इसने स्वामीनंदन का लास्ट में आंसर आया, नहीं काफ़ी पेनफुल सिचुएशन के बाद आंसर आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो दिस स्टोरी है वो किसने लिखी है, आर.के. नारायण ने लिखी है, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी, ओके। एंड नाउ टेक आउट पेज नंबर 45। नाउ इन पेज नंबर 45 एक्टिविटी 3 मैचिंग। अब जैसे अभी आपने चैप्टर में लास्ट में क्या देखा कि लास्ट में आखिरकार स्वामीनंदन की जो मेहनत होती है वो रंग लाई होती है। इतने ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद स्वामीनंदन जो है वो उसका करेक्ट आंसर आ जाता है, और जब वो रोता है तो उसका कौन सा एक्सप्रेशन होता है, दैट इट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ, यानी कि रिलीफ हो जाता है, तब जाके वो क्या होता है, वो रोने लग जाता है अचानक से, ठीक है। तो ये था स्टोरी। अब इसमें अभी आप एक्टिविटी 3 में आपको मैचिंग करना है। ये मैचिंग नहीं है, दिस इज़ द मीनिंग्स। ये क्या है, ये मीनिंग्स है जो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, ओके। सबसे पहले दिया हुआ है गेस्ट। तो गेस्ट का मतलब होता है लुक्स फिक्सडली, यानी कि एकदम स्टेयर करके देखना। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर आएगा 1। स्मूथरिंग यानी कि ट्राइंग टू स्माइल। टू फील स्ट्रॉन्ग अबाउट यानी टू बी श्योर ऑफ समथिंग। मिरेकल अनएक्सपेक्टेड, द हैपनिंग ऑफ समथिंग अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड। इडियट का आंसर आएगा यहाँ पे समवन हु इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग। थ्रैश, बीट यानी मारना। स्काउल एंड एंग्री एक्सप्रेशन ऑन द फेस, जैसे मैंने आपको बताया। हैरेसिंग, ट्रबलिंग यानी परेशान करना किसी को, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स टू गो अगेंस्ट। प्लेन सिली मीन्स काफ़ी आसान कार्य, यानी कि टू बिकम ईजी, ओके। तो ये था आपका मीनिंग्स। ये मीनिंग्स आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 4। अब एक्टिविटी नंबर 4 में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो आपको ओरली इसका आंसर करना है। बट ये जो क्वेश्चन आंसर्स है विच आर गिवन इन एक्टिविटी 5, यही सेम क्वेश्चंस जो है वो आपको एक्टिविटी 5 में भी दिया है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, टेक आउट पेज नंबर 46। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक्टिविटी 5 में भी आपको क्वेश्चन आंसर्स ही दिए हैं जो आपको नोटबुक में लिखना है। तो जो आपको एक्टिविटी 4 में जो क्वेश्चंस थे वही सेम क्वेश्चंस जो आपको एक्टिविटी 5 में दिया हुआ है, जो कि देखिए ये सब क्वेश्चन आंसर्स ही है, ओके। यहाँ पे भी इस पेज में भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन बी, ओके। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको नोटबुक में लिखाऊंगी बाद में, लास्ट में, ठीक है। तो बाकी जो है एक्टिविटी 6, 7, 8, 9, 10 वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तब तक के लिए आप एक्टिविटी 1 जो है वो होमवर्क है, और एक्टिविटी 3 भी आपका होमवर्क है, वो आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। और जो स्टोरी मैंने आपको समझाई है, हो सके तो इस स्टोरी को आप दोबारा एक बार वीडियो जो है देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।